हूँ राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में, जिसकी शुरुआत 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 185 ईसा पूर्व तक इसका अंत हुआ था। ये था सत्र मौर्य काल का, जो भारत के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं। आज इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हुए हैं, जो कि क्वेश्चंस हो सकते हैं कि 50 से भी ज़्यादा हुए, जो कि आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सम्मिलित हो चुके हैं और आने वाले फॉरवर्ड क्वेश्चन में ये आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन के हिसाब से। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो ज़रूर पसंद आती होंगी, और भी ऐसी कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, पिछले पेपर्स में। तो मैं इनके बारे में भी एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको कम से कम 20 या फिर 25 क्वेश्चंस हर समय पे मिला करेंगे। ठीक है, जिसमें एक वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे, और वो सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले पेपर्स में आपके सामने किसी न किसी रूप में आए रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली एक उस वक्त का प्रांत था प्राचीन इतिहास में, उसके प्रिंस से तुलना की जाती है, जो वर्तमान हम अर्थशास्त्री किताब पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्राचीन में कौटिल्य ने जिस अर्थशास्त्र की बात की थी, उस कौटिल्य को हम इनकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। जो अर्थशास्त्र है आजकल के अर्थशास्त्र का मतलब, जो आजकल के जीडीपी जीएनपी के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं वो नहीं था, बल्कि उसका मतलब था राजनीति। ठीक है ना, राजनीति से संबंधित उसमें सब कोटेशन प्राप्त होते थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो चाणक्य की तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, या फिर कह सकते हैं कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य से की जाती थी। कौटिल्य वही जिनका नाम चाणक्य था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो वो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, इनका कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जो काशी के स्थान से प्राप्त है वो अशोक स्तंभ। उस अशोक स्तंभ पे जो 4 शेरों का चित्र मिलता है, जो आज के हम अपने सिक्के वगैरह पे देखते हैं, वो अशोक स्तंभ अशोक के ही शासनकाल से लिया गया चित्र है। अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। उनका नाम था कारुवाकी। कारुवाकी उनकी पत्नी थी जिन्होंने उनको प्रभावित किया था। अशोक ने अपने अभिलेख में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया, तो उन्होंने अर्ध मगधी भाषा का प्रयोग किया था अपने अभिलेखों में एक रूपता के प्राकृतिक रूप को प्रदर्शित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। तो उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा था। किसको? अशोक को। ठीक है, अशोक एक ऐसा राजा था जो कि कलिंग युद्ध जब हुआ तो कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, और उसका जो मन है वो परिवर्तित हो गया, और कलिंग युद्ध के बाद उसने अपनी ज़िंदगी में फिर दोबारा कोई युद्ध करने का निर्णय न लिया। ठीक है, मतलब उसके बाद वो ये निर्णय लिया कि अब मैं लाइफ में कभी युद्ध नहीं करूँगा। आगे है क्वेश्चन, वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। देवान पियादसी मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। ठीक है, अशोक जो सम्राट थे वो किस कालखंड के सम्राट थे, तो वो मौर्य काल के सम्राट थे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। प्राचीनतम राजवंश मौर्य काल। ठीक है, सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य काल।
कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, और उनके बाद गद्दी पे वो स्वयं बैठा था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? उसके बाद वो बौद्ध धर्म में शामिल हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी वो जिंदगी में वो दोबारा कभी युद्ध नहीं करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो उनका नाम था कौटिल्य पंडित। ठीक है, जिनको कि चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और उनका एक और नाम था जिसको कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, वो कौन थे? उनका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, माफ कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का स्तूप आपने पढ़ा होगा। सांची का स्तूप इसको बनवाया था किसने? मौर्य काल में ही बना था ये सांची का स्तूप, जिसको कि बनवाया था अशोक ने। ठीक है, उसमें जो किस मूर्ति कला का निरूपण करता है सांची का स्तूप? वो बौद्ध धर्म के मूर्ति कला का और कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो थे चंद्रगुप्त के पहले राज करने वाले मौर्य काल के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और अगर ये पूछे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद जो दूसरा शासक था उनका नाम क्या था? तो वो थे सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। ठीक है, जो मुद्रा थी जो आजकल के सिक्के के रूप में मिलते हैं हमें। ठीक है, उस वक्त ये पर्ण थे। ठीक है, उसके बाद अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि अशोक के बाद उनका उत्तराधिकारी बना। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस एक किताब है, उसके लेखक विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक है, दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मतलब लिखा गया है वो मुद्रा राक्षस किताब, जिसको कि विशाख दत्त ने लिखा है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी अशोक ने। ठीक है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा ये त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी और ये अपने शासनकाल के बहुत ही बेहतरीन शासक थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ठीक है, चंद्रगुप्त। ठीक है, जब अर्थशास्त्र लिखा जा रहा था उस वक्त का समकालीन शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के बाद मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ। ठीक है, कब? नंदवंश के शासक महाराजा घनानंद की मृत्यु के बाद। ठीक है, मौर्य काल में शिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? वो इंडिका है, ये सब लोग जानते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाख दत्त जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो ऊपर अभी इसका वर्णन मिला है, मुद्रा राक्षस। ठीक है ना, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का अच्छे तरीके से वर्णन उनका मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। ठीक है, जिसको अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है।
किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो उसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया भारत के समाज को। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया, जिसको कि मैंने पहले ही बताया, राजनीतिक नीतियाँ थी उसमें। ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पटना में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। बराबर, जो आज का गया जिला है, कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का गूढ़ जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि उस अभिलेख पे भी जो भाषा लिखी हुई थी वो प्राकृत भाषा थी। एक और चीज़ है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह एक ही स्तंभ है जिसको कि भाब्रू स्तंभ के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो उत्तरांचल के कालसी क्षेत्र में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिसेप था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 13वां में। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलोकस निकेटर को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 305 साल पहले उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। ठीक है, जो आज के मोदी साहब करते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, 2 एवं 13वां। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। ठीक है, जो आज का श्रीनगर है उसकी स्थापना अशोक ने ही की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त। उन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारियों को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ठीक है, उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तिस्य ने। उस शासक का नाम क्या था? तिस्य। अगला है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी फिस्कल ईयर आरंभ होता था? उनमें शामिल है आषाढ़, जो अब का जुलाई माना जाता है, लेकिन
कभी कभी जुलाई अगस्त में भी और जून में भी कन्वर्ट हो जाया करता है आज का, ठीक है, लेकिन आषाढ़ में मान लीजिए, हम हिंदी रूप से पढ़ेंगे इसको तो और भी आसान रहेगा। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अत्यंत अत्यंत पालिस, ठीक है, कहाँ गए हम, को लग रहा है बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए, चलिए नीचे करते हैं। माफ़ कीजिएगा, छोटा सा कॉल आ गया था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। हाँ चलिए, 61वां क्वेश्चन है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ठीक है, अत्यंत पालिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहद शिलालेख, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन का गवर्नर था अशोक, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय में किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये छठे शिलालेख में मिलता है इसका उद्घोष। किस अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताया? किस अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजूक, युक्तक। विष्टि है विगारी, विष्टि का मतलब विगारी होता है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, सोगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उसको खरोष्ठी लिपि का प्रयोग वहाँ पे किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? शेर ए कुना और कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अपने पास और 3 क्वेश्चन है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा, ठीक है। तुर्मै जो कि अशोक का समकालीन था, वो मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डायमेक्स डिमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के समय में।
अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि अब 80 क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो में हम मौर्य काल और गुप्त काल से रिलेटेड कुछ वीडियो पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको ज़रूर अच्छे लगते होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में आप अपने टॉपिक्स लिख करके उसको कमेंट करें, ताकि हम उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बना के प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ।